Hello friends, welcome to our channel Satyavan Anand. Today we will discuss the 24th January 2023 द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस। तो आज हम देखेंगे द हिंदू न्यूज सेक्शन को और इसके एडिटोरियल सेक्शन को। तो अगर हम देखें न्यूज में एक न्यूज आया है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें कुछ ऐसे आइलैंड हैं जिन पर किसी भी व्यक्ति का कोई नाम से नहीं है, यानी वो ऐसे आइलैंड है जिन कोई नाम नहीं दिया गया। इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो परमवीर चक्र प्राप्त अवार्डी हैं उनके नाम से उस आइलैंड के नॉमेनक्लेचर को किया गया है। यानी अब कुल हम देखें तो कुल 21 लोग ऐसे हैं जिनके नाम पर ये आइलैंड के नाम होंगे। तो एक्चुअल में देखा जाए तो पहले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक जो है बोस द्वीप को स्थापित किया गया था, शहीद द्वीप, और 3 द्वीप स्थापित किए गए थे। तो अब उसी के अनुसार 126 बर्थ एनिवर्सरी, जो सुभाष चंद्र बोस का 126वां बर्थ एनिवर्सरी है, उसके अवसर पर उन्होंने पराक्रम दिवस मनाने की बात की है। उसे पराक्रम के दिवस के रूप में हम मनाते हैं और आज उन्होंने उसी अवसर पर उन्होंने क्या किया, 23 जनवरी को इन योद्धाओं के नाम की घोषणा की गई है। अगर हम देखें जो 21 लोग हैं तो सोमनाथ शर्मा, जादूनाथ सिंह, रामा रघोबा राणे, पीरू सिंह, करम सिंह, गुरबचन सिंह सलारिया, धान सिंह थापा, जोगिंदर सिंह, शैतान सिंह, अब्दुल हमीद, अर्देशीर तरापुर, अल्बर्ट एक्का, निर्मलजीत सिंह शेखोन, अरुण खेतरपाल, होशियार सिंह दहिया, बाना सिंह, रामास्वामी परमेश्वरम, मनोज कुमार पांडे, योगेंद्र सिंह यादव और संजय कुमार वीरेंद्र बत्रा। तो इन 21 लोगों को जो अवार्ड दिए गए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो इवन द नेम, अगर बात करें तो इन आइलैंड का कोई नेम था ही नहीं, इसलिए उन्हें नामक्लेचर करना अति आवश्यक था, इसलिए उन्हें 21 लोगों के नाम पर किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने इस पर एक मैसेज दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उन्होंने कहा ये मैसेज हमारे ब्रेवरी के लिए, हमारे जो वीर सपूत हैं उनके लिए, आर्म फोर्सेज हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि अगर हम देखें ओशन, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो इन मेन लैंड से कनेक्ट नहीं है और वो ओशन के माध्यम से कनेक्ट है। तो डिफरेंट आइलैंड जो है आपस में ओशन के द्वारा उसी तरह कनेक्ट होंगे जैसे हमारी फीलिंग है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, और ये हमारे देश की भारत माता इंडिया फर्स्ट की स्पिरिट को इग्नाइट करता है। तो इन 21 लोगों की बात करें तो ये जो लोग हैं एक्चुअल में इन्होंने डिफरेंट टाइम में नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट के एक्चुअल में देखा जाए तो उन्होंने उसको प्रूव किया है। आगे देखें, ए हिल अंडमान इज आल्सो बीइंग डेडिकेटेड टू द नेम ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा फ्रॉम द कारगिल वॉर। इसके अलावा देखें विक्रम बत्रा के नाम पर भी एक आइलैंड को डेडिकेट किया गया है। अगर हम देखें जो नेताजी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि एक्चुअल में वो एक बहुत बड़े एग्जाम्पल थे हमारे देश में करेज के लिए, साहस के लिए, क्योंकि उन्होंने कोलकाता से बर्लिन कार के माध्यम से ट्रैवल किया, इतना ज़्यादा डिस्टेंस, और वो भी -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है हो गया था, जो बहुत ठंडी के मौसम में उन्होंने जब यात्रा किया था। तो हमारे जो ये हिमालय है, फिर हिंदुकुश पर्वत है, उसमें फिर और सारे पर्वत के रास्तों से जाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा कठिन काम था। जब हमारे वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस इतना कम काम कर सकते थे, तो हमारे देश के वीर नौसैनिक, वीर जवान उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बात करें 2018 की, जो रास आइलैंड था उसका नाम नेताजी, और नील आइलैंड का नाम शहीद आइलैंड, और हैवलॉक का नाम स्वराज आइलैंड कर दिया गया था। पहले 2018 में भी ऐसा हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, मैरीकॉम लेड पैनल टू प्रोब रेसलर चार्जेज। हम देख रहे हैं कि इस समय एक देश में कुछ चीज़ें चल रही हैं, कॉलेजियम और लॉ मिनिस्ट्री, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में विवाद चल रहा है, गवर्नर का स्टेट के साथ विवाद चल रहा है। इसी में आगे खेल जगत से भी कुछ अनवांटेड न्यूज आए हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसके प्रेसिडेंट के ऊपर जो है रेसलर जो है इंडिया के लेडीज़ हैं, उन्होंने यौन
दुराचार का आरोप लगाया है, उसके ऊपर उसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। तो भारत सरकार ने 6 टाइम जो है वर्ल्ड चैम्पियन रही हैं ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर जो हैं मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, उनकी हेड में एक गवर्नमेंट ने 5 मेंबर की ओवरसाइट कमेटी का गठन किया है। उस देखें तो वो गठन क्या करेगी, रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ जांच की जाएगी। अगर हम देखें इस कमेटी में कौन कौन है, तो ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त हैं, वेल नोन जिसे शटलर तृप्ति हैं, मुरगुंडे हैं, फार्मर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम TOPS CEO कमांडर राजेश राजगोपालन और फार्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टीम ऑफ द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया राधिका श्रीमन, ये लोग भी उस कमेटी के मेंबर होंगे। आगे देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा मामला सीरियस हो गया था, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, खिलाड़ियों से बातचीत किया कि वो क्या करेंगे, इसकी पूरी जांच कराएंगे और निष्पक्षता के साथ न्याय किया जाएगा। तब खिलाड़ियों ने अपने धरना प्रदर्शन को, प्रोटेस्ट को जंतर मंतर जो पर कर रहे थे नई दिल्ली में, उसे वापस ले लिया। अगर हम देखें पैनल ने जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट की, हरासमेंट, इंटिमिडेशन और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स, इन सब के बारे में जो भी जांच होगी, उस जांच की बात की जाए, उसके लिए भी मैरी कॉम और योगेश्वर दत्त को 7 मेंबर कमेटी का भी मेंबर बनाया गया, जिसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसको देखेगा कि रेसलर के ऊपर, रेसलर ने जो है एलिगेशन लगाए उसके, उस 7 मेंबर कमेटी के भी हेड IOA के पैनल में मैरी कॉम होंगे। आगे देखा जाए तो जो बहुत सारे हरियाणा के रेसलर हैं, वर्ल्ड एंड ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर हैं, जिसमें विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, इन लोगों ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया था। उसके बाद जाकर के सरकार को इसके लिए एक कमेटी की गठन की गई है। अब यहाँ पर जो है जांच की जाएगी रेसलर जो फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट के खिलाफ। अब जो न्यूज आएगी तब हम आगे देखेंगे क्या चल रहा है। कोरोना वायरस चाइना से उत्पन्न हुआ और भारत में सबसे पहले केरल में आया था। केरल में इससे हम देखते हैं तो नोरो वायरस नाम से एक और वायरस आया है जो बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है। इस वायरस से भी इन्फेक्टेड 2 बच्चे मिले हैं। तो अगर देखा जाए तो 2 बच्चों को कन्फर्म किया गया जो क्लास 1 और क्लास 2 में पढ़ते हैं। और अगर देखा जाए तो उनके एक्चुअल में जो बच्चे जहाँ बैठते हैं स्कूल में, स्टूल पर, उस स्टूल से सैंपल को कलेक्ट किया गया है। अगर देखें इनके कंटेमिनेशन की बात, तो ये फूड और वाटर के माध्यम से फैलते हैं। इनके जो सिम्टम की बात की जाए तो वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक और बॉडी एश, यानी बॉडी में सूजन आएगा, दर्द आएगा, सिर में दर्द होगा, उल्टी, दस्त, यही सब इसके लक्षण हैं। तो ये चीज़ें ट्रेस की जा रही हैं और ये वायरस, डायरिया वगैरह खुद बहुत ख़तरनाक बीमारी है, तो उन्हीं से रिलेटेड ये कोई बीमारी होगी, इसके लिए भी जांच की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है, रिलीजियस टेक्स्ट टू बी टॉट इन MP गवर्नमेंट स्कूल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो धार्मिक पुस्तकें हैं जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, रामायण, इन सब किताबों के बारे में या इनसे जो स्क्रिप्चर है उनकी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा मध्य प्रदेश के स्कूलों में। और उनका कहना है कि ये जो वैल्यूएबल टेक्स्ट हैं, हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, इनके बारे में बच्चों को ध्यान देना चाहिए, उनको जो है पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर मोरल कैरेक्टर, चारित्रिक विकास हो सके, और इसके लिए सरकार कोशिश करेगी। नेक्स्ट न्यूज है जो दिल्ली से रिलेटेड है, डावरी कैलकुलेटर, यानी दहेज का कैलकुलेशन, गणना करने का एक वेबसाइट बनाया गया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया है और dowrycalculator.com इस वेबसाइट का नाम है। वहां पर जो है ये चीज़ किया जाता था कि किसी व्यक्ति की जो शादी होगी उसको कितना दहेज मिलना चाहिए, और उसके कुछ बेस बनाए गए थे। कुछ व्यक्ति की एज कितनी है, कास्ट क्या है, प्रोफेशन क्या है, स्किन कलर क्या ऐसा है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उसका किस देश का निवासी है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया गया था कि उस आधार पर उस व्यक्ति के दहेज को तय किया जाएगा। तो अब दहेज को तय करने के लिए भी वेबसाइट बनना शुरू हो गए हैं और मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। आगे जो कुछ फैसला आएगा तब हम देखेंगे। अगर देखिए भारत में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए कानून जो है वो 24 मंथ है, यानी 24 महीने से ज़्यादा का कोई प्रेगनेंसी हो, कोई बच्चा हो, तो उसे टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, अबॉर्शन नहीं किया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट ने इससे थोड़ा सा नियमों में विचलन करके, डेविएशन करके एक स्टैंड लिया है और 32 वीक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का ऑर्डर दिया है। तो बॉम्बे में हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। एक्चुअल में एक लेडीज़ है जिसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए किया गया, क्योंकि उसको सीरियस फोइटस एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिली। जो डॉक्टरों की टीम ने कहा है
जो फोएटस है, नवजात बच्चा है, शिशु में जो गर्भ है, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो एक्चुअल में एबनॉर्मल है, वो विकलांगता उसके अंदर देखी जाने की संभावना है। इसलिए डॉक्टरों की टीम ने रिकमेंड किया, फिर हाई कोर्ट के परमिशन के बाद अब उसे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाएगा। लेकिन लीगल एज जो है मैटर है वो 24 वीक 24 हफ्ते का है, लेकिन एबनॉर्मल स्थिति में ये चीज़ डिसीजन लिया गया है। हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस बस जल्द ही आने वाला है। तो 26 जनवरी को परेड होती है कर्तव्य पथ पर। पहले उसका नाम राजपथ था, लेकिन अब उसका नाम कर्तव्य पथ है। जब कर्तव्य पथ पर परेड होगी तो उसमें बीएसएफ के जो कैमल कंटिजेंट जो है वोमेन पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे, यानी जो महिलाएं हैं वो कैमल पर बैठ करके, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, तो कैमल पर बैठ करके उस परेड में पार्टिसिपेट करेंगी। तो ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे पहले वुमेंस कैमल पर बैठ करके पार्टिसिपेशन नहीं करती थी, यानी वुमेंस का पार्टिसिपेशन तो होता था लेकिन उनका कैमल पर बैठ करके नहीं होता था। इस तरह पहली बार परमिशन दिया गया है। साथ ही साथ देखा जाए इस सेरेमनी में 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी, जिसमें 105 mm का इंडियन फील्ड गन जो बुलेट होती है वो प्रयोग की जाएगी। एक्चुअल में देखा जाए तो इससे पहले 25 mm की पाउंडर गन जो विंटेज ब्रिटिश 25 mm पाउंडर गन प्रयोग होता था, उसे अब की बार से रिप्लेस किया जाएगा। उन्हें अब हमारे सेना का हिस्सा नहीं होगा। अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस डे पर एक्चुअल में 21 तोपों की सलामी दी जाती है और उसके बाद से जो है 7 विंटेज क्विक फायर 25 पाउंडर गन से ब्लैंक राउंड फायरिंग की जाती है। उसके बाद नेशनल एंथम राष्ट्रगान शुरू होता है। अगर देखा जाए तो इस बार जो है 16 मार्चिंग कंटिजेंट पार्टिसिपेट करेंगे टोटल, जिसमें से बात की जाए तो आर्म फोर्सेज होंगी, थल सेना, नौसेना, वायुसेना। इसके अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स होगी, दिल्ली पुलिस होगी, नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी और एनएसएस। इसके अलावा 19 मिलिट्री पाइप्स और ड्रम बैंड होंगे जो, और से साथ साथ 27 टेबलू होंगे जो अदर स्टेट से आएंगे। हमारे देश में देखा जाए तो 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, और लेकिन जो टेबेलुक्स जो होता है वहाँ रिप्रेजेंट होता है गणतंत्र दिवस पर, सभी राज्यों का नहीं होता, उसमें सिलेक्शन किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ मिनिस्ट्री का भी होता है। तो कुल टोटल 27 हैं जो कि अब की साल रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब की साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारी जो प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वे 11 बच्चों को प्राइम मिनिस्टर नेशनल अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की हैं। जो प्रेसिडेंट हैं उसमें जो 11 बच्चे हैं जो घोषणा किया गया है, उसमें अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 की जो घोषणा की गई है, उसमें एक बच्चा ऐसा भी है जो रेयर बोन डिसऑर्डर नामक बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन वो बच्चा बहुत बड़ा एक अच्छा खासा एकम्प्लिश सिंगर बन चुका है। और एक्चुअल में उसको जो वीरता का पुरस्कार दिया जा रहा है, एक 43 ईयर की लेडीज़ थी, 43 साल की एक लेडीज़ जो है पैर उसका फिसल गया था नदी में और वो बहने लगी थी। तो ये बच्चा उसमें जिसका शरीर खुद ठीक नहीं है, उसको बीमारी है, लेकिन वो कूद गया और उस लेडीज़ की जान बचा लिया है। इस ब्रेवरी कैटेगरी में उसको इसलिए इनाम दिया जाएगा क्योंकि एक्जेम्पलरी करेज उसने शो किया, इतना अद्भुत अदम्य साहस का दिखाया था। तो इसका साथ देखें आदित्य सुरेश, जो कि रेयर बोन डिसऑर्डर से जन्म से ही सफ़र कर रहा है, उसको भी वो क्या है एक सिंगर बन चुका है और कम से कम वो 50 से ज़्यादा शो में पार्टिसिपेट कर चुका है, तो उससे भी दिया जाएगा, लेकिन उसे जो है आर्ट और कल्चर कैटेगरी में दिया जाएगा। यानी आदित्य सुरेश को आर्ट एंड कल्चर में दिया जाएगा और ये जो रोहन रामचंद्रन बहिर जिसने एक लेडीज़ को बचाया था नदी में कूद करके, उसे करेज सेक्शन में दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है INS वागीर 5th स्कॉर्पियन सबमरीन कमीशन। हमारे नेवी में जो है वागीर नाम से इंडियन नेवल शिप, INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। तो इंडियन नेवल शिप वागीर को जो कि 5th स्कॉर्पियन सबमरीन है उसे कमीशन किया गया है, यानी अब उसको परिचालन के लिए लाया गया है। इस तरीके से देखा जाए नेवी चीफ ने क्या कहा है, 3rd सबमरीन इंडक्टेड इनटू नेवी। तो हम देखें पिछले 24 महीने के भीतर तीसरा ये है, यानी हम देखते हैं इससे 2 साल के अंदर भारत सरकार ने
तीसरा सबमरीन को इंडक्ट किया है अपने आर्मी में, नेवी में किया है। हम देखें तो ये कुल टोटल हमारा 5th स्कॉर्पियन है। हम इसका फिगर देखें तो ये INS वागीर है, जो कि लॉन्च इनटू वाटर ऑन नवंबर 12, 2020 एंड कमेंस सी ट्रायल ऑन द फरवरी 1, 2022। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल इसको बनने के बाद 12 नवंबर 2020 को ही वाटर में उतार दिया गया था। ये उस दिन का फ़ोटो है 12 नवंबर 2020 का, और 1 फरवरी 2022 को इसने सारे ट्रायल को कंप्लीट कर लिया। अब ट्रायल जब कंप्लीट हो चुका है तो इसको कमीशन कर दिया गया कि अभी हमारे परिचालन में आ गई है डायरेक्ट सेना के लिए, नौसेना के लिए। तो अगर हम देखें वागीर जो है हमारी INS, ये हमारे देश के जो नावल चीफ हैं एडमिरल R हरि कुमार, उन्होंने मुंबई डॉकयार्ड में इसको परिचालन में लाया है, नई झंडी, हरी झंडी उसको दिखाया है। अगर बात करें हम, ये जो हमारे फ्रेंच ओरिजिन स्कॉर्पियन सबमरीन है 6 और लास्ट, यानी फ्रेंच ओरिजिन का जो लास्ट और 6वां है जो वाक्सीर बनाया गया है। और अगर हम देखें इसको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, भारत के स्थानीय टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है, और भी चीज़ें बन रही हैं जो कि 2024 तक डिलीवर की जाएंगी, नायल ग्रुप का ऐसा कहना है। इसके बाद देखें अगर, तो विद दिस द नेवी नाउ है 16 कन्वेंशनल एंड 1 न्यूक्लियर सबमरीन इन सर्विस। इसके साथ ही साथ अब नेवी के पास टोटल 16 कन्वेंशनल परंपरागत रूप से और 1 न्यूक्लियर सबमरीन सर्विस में है। यानी जो 16 हैं, 15 उसमें ऐसे हैं जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है, तो 1 ही है। तो हमें न्यूक्लियर की और ज़्यादा आवश्यकता है, इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर हम देखें इसमें जो इंक्लूड किया गया है जो 16 हैं, तो उसमें रसिया 7 जो है रसियन किलो क्लास सबमरीन है, 4 जर्मन HDW सबमरीन है, 5 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, और द इंडिजिनस न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत है। तो जो हमारा INS अरिहंत है, इंडियन नावल शिप अरिहंत, वो न्यूक्लियर सबमरीन है। वागीर की बात की जाती है, हमारा 3rd सबमरीन है जो कि 24 मंथ के अंदर में टाइम स्पान में लॉन्च किए गए। जो ये सबमरीन होते हैं इन्हें बनाने में कई साल लगते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि 2020 में इसका ट्रायल शुरू किया गया और 2022 में जाकर कंप्लीट होता था। केवल ट्रायल में 2 साल लग गए, इसको बनाने में कई साल लग जाते हैं। लेकिन छोटे समयांतराल 2 साल में ही भारत सरकार ने 3 सबमरीन लॉन्च कर दिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगे देखा जाए, वागीर विल बी दिस इज नो स्मॉल अचीवमेंट, ये एक छोटा अचीवमेंट नहीं है। इसके लिए क्या है, भारत सरकार और भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे इसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी प्रयोग हुई है। हम अपने डिफेंस इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं और हम अपने ऊपर से कंप्लीट आत्मनिर्भर बन रहे हैं, क्योंकि हमारा आत्मनिर्भर बनना ही हमारा लक्ष्य है। जैसा कि 2047 तक के लिए फुल्ली आत्मनिर्भर फोर्स बाय 2047, तो 2047 तक आत्मनिर्भर फोर्स बनाने की जो नेवल की इक्विवेकल कमिटमेंट है, उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से पूरा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से कार्य करना है, और नेवी इस दिशा में काम कर रही है। ऑल मेजर ट्रायल इंक्लूडिंग दोज ऑफ वेपन एंड सेंसर विद इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ 11 मंथ। तो जो इसके ट्रायल हुए हैं वेपन्स के, सेंसर के वगैरह, सब 11 मंथ के अंदर ही कर लिए गए। ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है कि एक छोटे स्पॉन टाइम में पूरे सबमरीन को, जो कि पानी के अंदर रहती है, फिर वो पानी के नीचे रहना है, उसको सेंसर कितना अच्छे से काम करेगा। क्योंकि अगर सेंसर नहीं होगा, सही से काम करेगा, तो वो फिर क्या होगा, उसे नुकसान पहुंच सकता है, और उसे दुश्मन के पकड़ से बचाने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसके सिक्योरिटी फीचर को काफ़ी स्ट्रांग किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं वर्ल्ड न्यूज़ में। तो वर्ल्ड न्यूज़ में कुछ खास नहीं है। वर्ल्ड न्यूज़ की देखा जाए तो रसिया और इस्टोनिया एक देश है यूरोप में ही। अब रसिया और एस्टोनिया के जो है, रसिया ने क्या कहा, उसके विदेश मंत्री इस्टोनिया के एम्बेसडर को, राजदूत को बुलाए हैं और कहा है कि 7 फरवरी तक देश को खाली कर दें। अब जो नाटो यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा है, और ये रसिया और यूक्रेन की वार की वजह से ही विवाद हुआ है इस्टोनिया से, और रसिया ने कहा है इस्टोनिया को अपने एम्बेसडर वापस ले जाए, और रसिया भी अपने एम्बेसडर को वापस बुला लेगा। इससे क्या दिख रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जटिल बन रही है, और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वार बहुत लंबा खींचेगा, युद्ध लंबा खींचने की वजह से रिसोर्स, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, वो काफ़ी महंगे होंगे, डॉलर की डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी, ट्रेड जो है काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो
तो जो कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरर कंट्री हैं, जैसे चाइना, जापान, जर्मनी, इन सब देशों का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो इसका इफ़ेक्ट भारत के ऊपर बहुत बुरा पड़ेगा। इसलिए अगर हम इंडिया इंटरेस्ट की बात की जाए तो हमारे ऊपर डायरेक्ट नहीं असर पड़ेगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि युद्ध जितना लंबा, दो देशों के बीच टकराव होगा, इसका मतलब युद्ध और लंबा खींचेगा। युद्ध लंबा खींचेगा तो हमारे लिए इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान होगा। तो ये न्यूज़ था बिजनेस यानी इकोनॉमी सेक्शन में कोई न्यूज़ नहीं है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें एडिटोरियल सेक्शन की, तो एडिटोरियल सेक्शन को हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो कॉल ऑफ कर देते हैं वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।